तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बाकी के आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे सीटीपी में। ये सीटीपी 2024 जो सीटेट हुआ था वो क्वेश्चन पेपर है और उसके हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, तो लगभग 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लो। बाकी की आगे के क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे और एक और होगी इसकी जो 10 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है वो स्टूडेंट को किस साइड ले जाती है उसके बारे में बात करिए। यंत्रवत यानी कि रूट, ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव, खोज आधारित डिस्कवरी, अर्थहीन मीनिंगलेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रचनावादी शिक्षण की तो वो हमारा जो होता है खोज आधारित होता है। क्या होता है? खोज आधारित और डिस्कवरी मेथड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह लेके चलते हैं। तो बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन की करें तो यहाँ पे हम ज्ञानवर्धक यानी कि नॉलेजेबल और अर्थ की रचना करने वाला होता है। वहाँ पे बच्चा क्या होता है? ज्ञानवर्धक होता है और अर्थ की रचना करने वाला है। खुद ही जैसे यहाँ पे खोज आधारित है तो इस तरह से ही एक हम मान सकते हैं प्रगतिशील जो भी हमारी शिक्षा होगी उसमें भी बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखने वाला होता है। ठीक है, खुद चीज़ों की रचना करके अर्थ निकाल के और नॉलेजेबल होता है, खुद ज्ञान का निर्माण करता है वो, एक तरह से बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जीन पियाजे की बात करें उनके सिद्धांत की तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारा करिकुलम हो उसको बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ना कि टीचर्स या किसी और चीज़ को ध्यान में रख। हमारा करिकुलम जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको अच्छे से सीख पाए, उसमें प्रैक्टिकली वो इन्वॉल्व हो पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र को अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दे रखा है, ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यहाँ पे बात करें हम आंतरिक अभिप्रेरणा और एक हमारी क्या होती है बाहरी अभिप्रेरणा। जब हम लोग थ्योरेटिकल जो भी हमारी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे इसको दे पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे कि हमारी बाहरी अभिप्रेरणा जो होता है एक्सटेंसिव मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं ये। और बात करें अगर अच्छे की तो अच्छा हमारा हमेशा आंतरिक प्रेरणा ही होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही होता है, ना कि एक्सटेंडिक। तो ये दोनों हम बात करेंगे कब, जब हम अपना थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्या? महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से एक छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में। ठीक है, ताकि वो महारत हासिल कर सके। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा अभिकथन और कारण वाला है। दे रखा है, अभिकथन की किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण दे रखा है यहाँ पे कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं वो जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन जो है, जो हमारा अभिकथन दे रखा है वो तो सही है। ठीक है, अभिकथन जो दे रखा है वो क्या है, वो सही है। लेकिन अगर बात की जाए जेंडर और जेंडर भूमिकाओं की तो ये जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्या है, गलत है।
ठीक है। ये चीज ये समाज ने बनाया है। क्या बनाया है? ये समाज द्वारा बनाए हुए रूल है, ना कि हमारे जैविक बायोलॉजिकल है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और पहला हमारा जो है वो सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा और आर क्या है हमारा, जो इसका कारण दे रखा है रीजन, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फिर से अभिकथन और कारण वाला है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को बहस, चर्चा, सहयोग, मतलब एक दूसरे से बात करने पे, किसी टॉपिक को लेके उस पे बहस करने पे, बात करने पे, तभी यहाँ पे क्या होगा, जब स्टूडेंट किसी टॉपिक को लेके 4-5 लोग आपस में बात करें तो उस टॉपिक के बारे में नई नई नॉलेज पता चलेगी उन लोगों को। ठीक है, नए क्वेश्चंस बनेंगे उस टॉपिक से, उनको अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये एक एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को डिस्कस करके उसको सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन को। जैसे मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है, अब उसको अगर 4 बच्चे आपस में सॉल्व करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं चारों का जो भले ही फार्मूला सेम है लेकिन तरीका जो आंसर निकालने का वो अलग हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी है ना, समझने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो ये 4 टाइप की हमें चीज़ें पता चलेंगी। तो इसलिए बहस चर्चा को हमेशा ही हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कि वो इस तरह से कोलैबोरेशन में सीखें बच्चे। हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए उन्हें डिस्कशन और कोलैबोरेशन के लिए। तो आगे ऊपर देखते हैं इसका कारण क्या दे रखा है। कारण है ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया। देखो यहाँ पे निष्क्रिय बात है तो पहले से ही ये गलत हो गया। और सामूहिक गतिविधि में संलग्नता, अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा, फिर से एक नेगेटिव पॉइंट मिला, बाधा डालना। तो सेकंड हमारा गलत होगा, फर्स्ट सही होगा। और पहला ऑप्शन में ही हमें ये दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। बात करें दृष्टिबाधिता की तो वहाँ पे उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, अगर कोई उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र है तो वो यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों को बाधा नहीं डालेगी। ठीक है, वो उसको महसूस करके, उसको स्पर्श करके बच्चे पढ़ सकते हैं, टच करके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये भी ठीक है। ठीक है, जिन बच्चों को कम दिखाई दे रहा है उनके लिए ये चीज़ें क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। ठीक है, व्याख्यान का मतलब है किसी भी चीज़ को बोलकर लेक्चर मेथड के थ्रू समझाना। तो अगर बच्चे को यहाँ पे दृष्टि में दिक्कत है, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम है, ना कि सुनने में, तो वो यहाँ पे सुन के चीज़ों को कर सकता है। लेकिन बात करें मुद्रित पाठ्य पुस्तकों और नोट्स की तो वो उनको रीड नहीं कर पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो उसकी पढ़ाई में, कक्षा में क्या है, बाधा डाल सकता है। तो बाकी 3 ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। तीसरा ऑप्शन है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। चौथा है मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो हमारा असेसमेंट होता है, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, उसमें हमारा क्या होता है कि तुलना करते हैं हम बच्चों के बीच, क्या करते हैं, स्टूडेंट के बीच हम तुलना करवाते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है। जबकि यहाँ पे मानदंड संदर्भ मूल्यांकन की बात की जाए तो ये भी हमारा गलत दे रखा है। योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। सुनीता जो है वो 12 वर्ष की है और उसके पास क्या है, संगीत की विशेष क्षमता है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर मम्मी पापा माँ बाप भी क्या है, निपुण गायक है,
तो वो हमारा क्या आएगी, हेरिडिटी हो गई। ठीक है, किससे आई, हेरिडिटी। दूसरी, वो उसको कहाँ भेज रहे हैं, संगीत की कक्षा में। ठीक है, कहाँ भेज रहे हैं, तो वहाँ उसको जो है सिंगिंग का एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की बात की गई है। तो बात करें अगर अंतः क्रिया का परिणाम कारकों की, तो वो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जब हम इसको डिस्कस करेंगे थ्योरी के पोर्शन में, वहाँ पे हम लोग हिंज की कहानी पढ़ेंगे जो इन्होंने दी थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो उन्होंने वहाँ पे नैतिक दुविधा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और उन क्रियाओं की समालोचना करना, मतलब उन्होंने बच्चों के सामने जो है नैतिक दुविधाएं रखी और उसके बाद बच्चों का क्या रिएक्ट रहा, उसके ऊपर किसका क्या आंसर रहा। ज़्यादातर बच्चों के उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर पूछे नैतिक दुविधा रखने के बाद कि उनका रिएक्ट क्या रहा उस क्वेश्चन को लेके। जब हम हिंज की कहानी पढ़ेंगे उसमें हम ये पूरा देखेंगे अपना थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो इस वीडियो में आज के लिए 20 क्वेश्चन ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कौन सा पेपर सॉल्व करें, कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करें, सॉरी क्वेश्चन पेपर नहीं सब्जेक्ट, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।